तो आज जानते हैं इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। इंग्लैंड क्रांति जिसे गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है। गौरवशाली क्रांति जिसे 1688 की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नवंबर 1688 में जेम्स टू और 7 का अपदस्थ होना था। उनकी जगह उनकी बेटी मैरी टू और उनके डच पति ऑरेंज विलियम टू की जेम्स भतीजे ने ली थी, जो कि अपने शहर चचेरे भाई से शादी के बावजूद नासे कतार थे। अपने स्वयं के कैथोलिक धर्म के बावजूद, जो आमतौर पर प्रोटेस्टेंट समर्थन के लिए एक बाधा है, जेम्स फरवरी 1685 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट बहुमत के साथ बड़े पैमाने पर कैथोलिक आयरलैंड से व्यापक समर्थन के साथ राजा बन गए। हालांकि उसकी नीतियों ने जल्द ही समर्थन को खत्म कर दिया और जून 1688 तक असंतोष सक्रिय फिर भी काफ़ी हद तक निहत्थे प्रतिरोध में बदल गया। 10 जून को अपने बेटे जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड के जन्म के बाद एक कैथोलिक राजवंश की संभावना ने घरेलू विरोधियों के एक समूह को विलियम को निमंत्रण जारी करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उसे हटाने के लिए डच समर्थन मांगा जा सके। डच स्टेट्स जनरल और विलियम को चिंता थी कि जेम्स 9 साल के युद्ध में फ्रांस के लुई एक्सफोर का समर्थन कर सकते हैं। इंग्लैंड में अशांति का फायदा उठाते हुए और निमंत्रण का जवाब देने का दावा करते हुए विलियम 5 नवंबर 1688 को एक अभियान दल के साथ डेवन में उतरा। जैसे ही विलियम लंदन की ओर बढ़ा, जेम्स की सेना बिखर गई और वह 23 दिसंबर को फ्रांस में निर्वासन में चला गया। अप्रैल 1689 में जबकि डच सैनिकों ने लंदन पर कब्जा कर लिया था, संसद ने विलियम और मैरी को इंग्लैंड और आयरलैंड का संयुक्त सम्राट बना दिया। जून में एक अलग लेकिन समान स्कॉटिश समझौता किया गया था। घरेलू स्तर पर क्रांति ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों में क्राउन पर संसद की प्रधानता की पुष्टि की। बाहरी नीति के संदर्भ में 1702 में अपनी मृत्यु तक विलियम ने डच स्टेड होल्डर और ब्रिटिश सम्राट की भूमिकाओं को मिलाया। इस प्रकार दोनों राज्य फ्रांसीसी विस्तार का विरोध करने में सहयोगी बन गए। एक गठबंधन जो अलग देशों के बावजूद 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक कायम रहा। विलियम के नेतृत्व में डच संसाधन फ्रांस के साथ भूमि युद्ध पर केंद्रित थे, जिसमें रॉयल नेवी समुद्र में नेतृत्व कर रही थी। यह एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसके कारण डच गणराज्य को स्पेन के उत्तराधिकारी के युद्ध में के दौरान ब्रिटेन द्वारा अग्रणी यूरोपीय समुद्री शक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया गया। अपने कैथोलिक धर्म के बावजूद जेम्स 1685 में अपने तीनों राज्यों में व्यापक समर्थन के साथ राजा बने और जून 1685 में उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट विद्रोही को जल्दी से कुचल दिया। लेकिन 4 साल से भी कम समय बाद उन्होंने निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि जेम्स यह समझने में विफल रहे कि शाही शक्ति जमींदारों के समर्थन पर कितनी निर्भर थी और उस समर्थन के नुकसान ने उनके शासन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अधिकांश कुलीन वर्ग प्रोटेस्टेंट थे, जबकि बड़े पैमाने पर कैथोलिक आयरलैंड में भी असंगत संख्या में प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ आयरलैंड के सदस्य थे। हालांकि जेम्स की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, उनके समर्थकों ने ऐसा तभी तक किया जब तक उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की
प्रधानता बनाए रखी। स्टुअर्ट राजनीतिक दलों में एक केंद्रीकृत राज्य की कल्पना की थी जो एक राज्य द्वारा चलाया जाता था, जिसका अधिकार ईश्वर से आता था और जहां संसद का कार्य केवल आज्ञा पालन करना था। राजा और संसद के बीच संबंधों पर विवाद 3 राज्यों के युद्ध का कारण बना और 1660 स्टुअर्ट बहाली के बाद भी जारी रहा। चार्ल्स द्वितीय शाही विशेषाधिकार पर निर्भर हो गए क्योंकि इस तरह से पारित उपायों को संसद के बजाय उनके निर्णय पर वापस लिया जा सकता था। हालांकि इसका उपयोग प्रमुख कानून या कराधान के लिए नहीं किया जा सकता था। इस बात की चिंता कि चार्ल्स द्वितीय एक निरंकुश राजतंत्र बनाने का इरादा रखता है, 1689 से लेकर 1681 के बहिष्कार संकट को जन्म दिया, जिसने अंग्रेजी और राजनीतिक वर्ग को उन लोगों की में विभाजित कर दिया जो जेम्स को सिंहासन से बहिष्कृत करना चाहते थे। ज़्यादातर विंग्स और उनके विरोधी ज़्यादातर टोरीज, हालांकि 1685 में कई विंग्स प्राकृतिक उत्तराधिकारी को दरकिनार करने के परिणामों से डरते थे, जबकि टोरीज अक्सर कैथोलिक विरोधी थे और उनके समर्थन ने इंग्लैंड के चर्च की निरंतर प्रधानता ग्रहण की। सबसे महत्वपूर्ण बात इस एक अल्पकालिक मुद्दे के रूप में देखा गया था। जेम्स 52 वर्ष के थे और मोडेना की मैरी से उनकी शादी 11 साल बाद भी निसंतान रही और बारिश उनके प्रोटेस्टेंट बेटियां मैरी और एनी थी। स्कॉटलैंड में स्टुअर्ट वारिस के लिए बहुत अधिक सहानुभूति थी और 1681 उत्तराधिकारी अधिनियम ने धर्म की परवाह किए बिना उनका समर्थन करने के लिए सभी के कर्तव्य की पुष्टि की। 95% से अधिक स्कॉट्स राष्ट्रीय चर्च या किर्क से संबंधित थे, यहाँ तक कि अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 1680 तक कैथोलिक एक छोटे से अल्पसंख्यक थे जो अभिजात वर्ग और दूरदराज के हाईलैंड्स के कुछ हिस्सों तक सीमित थे। एपिस्कोपोलियन ने 1600 किर्क पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिससे प्रेस्बिटेरियन विद्रोह की एक श्रृंखला हुई, लेकिन गृह युद्ध काल के कड़े धार्मिक संघर्षों के यादों का मतलब था कि बहुमत ने स्थिरता को प्राथमिकता दी है।